भारत की जनगणना वर्ष 2027 में होगी और ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो आइए हम जनगणना 2027 के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं सारे तथ्य यहाँ पर हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और देखिए अभी सेंसस हमारे पास 2011 का डेटा है। अभी जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें आधार आपका जो है 2011 के डेटा का ही रहेगा, लेकिन अब चूंकि इस समय करंट में लगातार चर्चा में है ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा अभी इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है, घोषणा भी की गई है कि जनगणना 2027 की भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चीज समझिए डिजिटल जनगणना 2027 के बारे में। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डिजिटल जनगणना 2027। मैं नोट्स बनवाता हुआ चलूंगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा एक एक बात को, ठीक है ना। और ये एक तरीके से अभी सेंसस तो हमने 2011 की बैच में पढ़ा रखी है, जो बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। अब 2027 की जब जनगणना आएगी तब हम पूरी पढ़ाएंगे, आपके बैच में पूरा कंप्लीट कराएंगे। बट ये एक तरीके से मान के चलिए कि ये जनगणना को लेकर के एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड सेशन है एक तरीके से, ताकि 2027 की जनगणना के बारे में समझ जाइए। अब जो हमारी जनगणना की शुरुआत होगी 2027 की, ठीक है, सेंसस की जो शुरुआत होगी, एक बार इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट यहाँ पे बताने वाला हूं और ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू हो जाएगी। प्रारंभ तिथि क्या है हमारी जनगणना की? प्रारंभ तिथि। और मैं अब जनगणना से जुड़ा हुआ कोई भी आपका जो है जानकारी आएगी तो मैं आपको पूरा कवर कराता जाऊंगा, ठीक है ना, सारा कुछ हमारा कंप्लीट होता जाएगा। प्रारंभ तिथि है 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 क्या है? प्रारंभ तिथि है। देश भर में जनगणना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2027 के लिए जो संदर्भ तिथि है वो मार्च 2027 का प्रथम दिन, मतलब जब रात को अब 28 शायद मेरे ख्याल से 28 की फरवरी पड़ेगी आपकी, है ना, लीप ईयर तो है नहीं, तो मतलब रात को जब 12 बजेंगे, अब ये समझिए बहुत जरूरी है, 12 AM, ठीक है, जो मार्च 2027 का पहला दिन है उसके रात को 12 बजे, ठीक है, ये आपका संदर्भ तिथि है। प्रारंभ तिथि ही आपकी संदर्भ तिथि है। अब इसका क्या महत्व होता है संदर्भ तिथि का? इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? संदर्भ तिथि का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, थोड़ा सा डेट में थोड़ा सा एक परिवर्तन भी है। जितने भी बर्फीले क्षेत्र हैं, ठीक है, ये डेट एक डेट है, एक और डेट है हमारे पास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और उत्तराखंड। ये 4 बर्फीले क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हैं आपके। यहां पर जो संदर्भ तिथि है वो 1 अक्टूबर 2026 है। यहां की जो प्रारंभ तिथि है, प्रारंभ तिथि कहें, संदर्भ तिथि कहें या संदर्भ तिथि कहें, नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, संदर्भ तिथि कहें, वो क्या है आपकी? 1 अक्टूबर 2026। 2026 में हम प्रवेश कर ही चुके हैं। तो जनगणना ये 4 राज्यों में जो आपकी चालू होगी वो 1 अक्टूबर 2026 में चालू हो जाएगी। और ये जो भारत के अन्य राज्य हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपका जो राज्य है, बिहार के बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, एक बार कमेंट में बताइएगा कि आप किस राज्य से जुड़े हुए हैं। तो बाकी सब जगह 1 मार्च से आपकी जनगणना का शुभारंभ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से एक एक चीज को समझते जाइएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है, नोट्स बनाते हुए जाइएगा इसमें। अब संदर्भ तिथि से तात्पर्य क्या होता है? संदर्भ तिथि का मतलब यह है कि 1 मार्च 2027 यानी रात 12 बजे से पहले जितने लोगों का जन्म हुआ है वही जनगणना में शामिल किए जाएंगे। ये तिथि जो आपकी है, जनगणना केवल इन्हीं लोगों की होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 1 मार्च को रात को 1 बजे हो गया, ठीक है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा,
ये जो डेट है ना, ये हमेशा ऐसा ही रहता है आमतौर पे। जब 2011 की जनगणना हुई थी ना हमारी, तो 2011 की जनगणना का भी जो प्रारंभ तिथि थी वो मार्च 2011 था, रात को 12 बजे, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, उनकी संदर्भ तिथि अक्टूबर में थी, अक्टूबर में थी, क्योंकि फिर ठंड चालू हो जाती है, फिर वो, तो इस कारण से चीजों को पहले ही उनको जनगणना की जाती है उसमें, है ना। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। 4 राज्यों की मैंने इसीलिए अलग अलग कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2026 और पूरे भारत की, समग्र भारत की जो रहेगी वो 1 मार्च 2027, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन जो आपका जारी हुआ था, नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को, जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है, 16 जून 2025 इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 16 जून 2025 में अधिसूचना जारी हुई है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया। देखिए भारत में जितने भी काम हो रहे हैं ना, सबके पीछे के कानून है। तो हमारा एक कानून है जिसका नाम है जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। उसका सेक्शन 3 के तहत अधिसूचना नोटिफाइड होती है, राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। तो देखिए कई सारे नियम और प्रावधान है। एक तो जनगणना अधिनियम 1948 है सेंसस के लिए, एक जनगणना नियम 1990 है। इन प्रावधानों के तहत भारत की जनगणना संपन्न की जाती है, ठीक है। अब ये जो जनगणना होनी है 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में जनगणना होगी। पहले चरण में हाउसिंग लिस्ट होगी, हाउसिंग सेंसस होगी, जिसमें आवासीय स्वरूप पता चलेगा, है ना, आवासीय स्वरूप पता चलेगा। कितने पक्के घर हैं, कितने कच्चे घर हैं, किसमें शौचालय हैं, किसमें दीवारें हैं, फर्श है, छत है, हर चीज। जब कभी सेंसस वाले आते हैं 2000, हमें याद है जब 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस वाले घर पे आए थे, तो एक एक डेटा देखते हैं, घर में टीवी है कि नहीं है, रेडियो है कि नहीं है, उसमें वो कॉलम बने होते हैं हर तरीके के। तो हाउसिंग लिस्ट पहले होगी, ठीक है। 2 चरणों में प्रक्रिया है, लिखते जाइएगा। 2 चरण है, पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। जो इसका पहला चरण है, जो इसका पहला चरण है उसमें हाउसिंग सेंसस होगी, हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, हाउसिंग सेंसस, ठीक है, हाउसिंग लिस्टिंग या हाउसिंग सेंसस, जिसमें आवासीय स्वरूप के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? आवासीय स्वरूप, आवासीय स्वरूप के बारे में बात होगी, ठीक है, कैसा, है ना। दूसरा चरण में जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाएगी। दूसरा चरण है जनसंख्या गणना। अब देखिए थोड़ा सा, मतलब जनसंख्या बढ़ भी रही है, आप देख रहे हैं भारत की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी मैं एलन मस्क को सुन रहा था, एक अभी एपिसोड आया है निखिल कामत के साथ, एक जो है इंटरव्यू आया, जो जीरोधा के फाउंडर है उनके साथ एक इंटरव्यू आया एलन मस्क का, तो उसको मैं सुन रहा था। तो निखिल कामत ने प्रश्न पुटअप किया कि आप क्या जनगणना के बारे में सोचते हैं, इतनी वर्ल्ड की आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे भी एक नया प्रोस्पेक्टिव जो है समझने में, मतलब उनके माध्यम से मिला। एलन मस्क आप जानते ही हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं वर्तमान में, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, अमेरिका में बैठे हुए और साइंटिफिक तौर पर भी। आज स्पेस एक्स कहें, टेस्ला कहें। तो एलन मस्क ने पता है क्या कहा? एलन मस्क से पूछा गया कि वर्ल्ड की आबादी बढ़ रही है, चिंता का कारण है कि नहीं है, तो उनका कहना, मतलब वो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, है ना, जितने भी जीव हैं, वनस्पतियां हैं, जीव हैं, 2 ही चीज है, प्लांट किंगडम है और जो आपका जीव जंतु हैं। तो वनस्पतियां और जीव जंतुओं में सबसे चेतना वाला जो व्यक्ति है वो मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो आज वर्तमान में जितने भी आविष्कार देख रहे हैं, या जिसकी चेतना के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है उसके चेतना के स्तर को। बाकी अन्य जीवों में चेतना का स्तर इतना उच्च स्तर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, पृथ्वी को जो है बेहतर बनाना है, तो हमें ज्यादा चेतना वाले लोग ज्यादा चाहिए। अब जब उन्होंने ये बात कही तो काफी देर तक मैं भी सोचता रहा कि अरे ये ऐसे भी सोचा जा सकता है क्या, कि मतलब जो बढ़ती हुई आबादी है। लेकिन उन्होंने कहा इस चीज को कि हमें चेतना के स्तर पे काम करना पड़ेगा। सही बात है। आज देखिए दुनिया भर के युद्ध हो रहे हैं, है ना, दुनिया भर का तनाव है,
पर्यावरण को इतना संकट है, सतत विकास की बात चल रही है, पृथ्वी विनाश की तरफ भी जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा है, सब कुछ है ना। तो ये ज्यादा चेतना वाला ही व्यक्ति कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। इतना सब सड़कें बनाए चले जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बना के चले जा रहे हैं। और मैं जब कभी भी दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, तो दिल्ली में जब मैं रहता हूँ तो कभी जब खड़ा होकर के दिल्ली को आप देखिए तो चारों तरफ ओवरब्रिज बने हुए हैं, इधर सड़कें बनी हुई हैं, रोड बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, आप बिल्कुल चमत्कृत हो जाएगा। गुड़गांव जाके ऐसा लगता है कोई विदेश में आ गए, फॉरेन में आ गए। तो जो है आप एक चीज समझिए यहाँ पर, मतलब ये अपने आप में ना कई बार ये लगता है कि यहाँ पे पहले जंगल रहे होंगे, है ना, पहले यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया रहा होगा, और उन सब के जो है उन सब की कीमत पर ये सड़क बनी है, उन सब की कीमत पर ओवरब्रिज बना है ना, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। और दिल्ली आज जो कीमत चुका रही है, आज दिल्ली जो कीमत चुका रही है, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, वहां पे यमुना का जलस्तर इतना गंदा हो चुका है, देश की राजधानी है, तो उसमें विकास का जो डेवलपमेंट के नाम पे जितनी भी चीजें हुई, जिस तरीके से जल जंगल जमीन को तहस नहस किया गया, कंक्रीट की इमारतें बनाई गई, लेकिन उसके पॉजिटिव भी हमें समाधान खोजने पड़ेंगे, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो वो भी एक बात है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, जनसंख्या लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या वरदान भी है, अभिश्राप भी है, दोनों ही चीजें हैं। बस उसे वरदान साबित करने के लिए उस स्तर पर उसको ले जाना पड़ेगा, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, मानव संसाधन की बात करते हैं। इसमें बहुत डिबेट होती है चीजों को लेकर के, इस पे हम कभी अलग से बात कर लेंगे। तो जनगणना, जनसंख्या गणना, है ना, तो दो चीजें होंगी, है ना, दो चरणों में होना है। एक तो हाउसिंग सेंसस हो रही है और दूसरी जनसंख्या गणना हो रही है आपकी। अब यहां पर एक चीज समझिए, जनसंख्या अधिनियम भी मैंने आपको बता दी है। जनसंख्या की गणना में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाती है, एज कितनी है, शिक्षा का स्तर कितना है, रोजगार कितना है, जाति क्या है आपकी, क्योंकि ये जातिगत जनगणना भी हो रही है, ये कास्ट सेंसस भी हो रही है ना, ये डिजिटल जनगणना भी है और ये कास्ट सेंसस भी है, ठीक है। अब डिजिटल प्रक्रिया का मतलब है पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि लगभग 50% आबादी मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं डेटा दर्ज कर सकेगी। इसका एक मोबाइल ऐप आएगा और जन्म और मृत्यु के बाद डेटा स्वचालित रूप से अपडेट होता रहेगा। तो ये पूरा मतलब अब आज के टाइम पे मोबाइल का युग है, एप्लीकेशन के माध्यम से ऐप बेस्ड आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। जातिगत जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी, उसके बाद पहली बार जातियों का उपजातियों की गणना शामिल की जाएगी, यानी फर्स्ट टाइम डिजिटल जनगणना तो हो ही रही है, साथ साथ जातिगत जनगणना भी हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर पे कोई आएगा नहीं, आपके घर पे सेंसस करने वाले आएंगे और डिजिटल जनगणना तो होगी, आप अपना डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से दे पाएंगे, लेकिन लोग मतलब जो भी वॉलंटियर्स होंगे, इसमें जुड़े हुए लोग होंगे, आमतौर पे जो शिक्षक समुदाय है हमारा, जो गवर्नमेंट जॉब में है, ज़्यादातर ड्यूटियां इन्हीं की लगती हैं। अभी एसआईआर हुआ है तो एसआईआर में बीएलओ की ड्यूटी पर रहे हैं। तो पहली बार ये डिजिटल जनगणना होगी, 50% आबादी मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं डेटा दर्ज कर सकेगी और जो जन्म एवं मृत्यु के बाद डेटा स्वचालित रूप से अपडेट होता रहेगा। 1931 के बाद पहली बार जातियों उपजातियों की गणना भी इसमें सम्मिलित की जा रही है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार के आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पता किया जाएगा घर कच्चा है कि पक्का है, आपके पास कोई वाहन है कि नहीं है, संपत्ति क्या कितनी है आपकी, पेयजल की स्थिति क्या है, शौचालय बना हुआ है क्या, खान पान में आप क्या खाते पीते हैं, खाना पकाने के साधन क्या हैं, घर में गैस चूल्हा है कि अभी भी आप देसी माध्यम से जो है, मतलब ये सब जानकारी, आर्थिक और सामाजिक जानकारी कलेक्ट की जाती है। क्यों ये सब होता है? आपको लग रहा होगा सर ये सब कुछ जानने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों सेंसस में इतनी डेप्थ में जा करके डेटा जाना जाता है और क्यों सरकार जनगणना कराती है? ये भी तो सोच सकते हैं आप, ये भी तो प्रश्न आपसे इंटरव्यू बोर्ड में कोई बैठ करके पूछ सकता है कि अच्छा जनगणना क्यों कराते हैं? क्योंकि जनगणना के माध्यम से हमें देश की वास्तविक जरूरतों को, वास्तविक स्थितियों के बारे में पता चलता है, हमें भारत की वास्तविक स्थिति पता चलती है। और जब हमें वास्तविक स्थिति पता रहेगी तो जब भी हम कोई नीति बनाएंगे, नीति निर्माण करेंगे, जब भी हम,
हम क्या करेंगे, जब भी कोई नीति निर्माण करेंगे, नीति निर्माण करेंगे, जब भी हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे, जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जब हमें आरक्षण नीति, अब जातिगत जनगणना का मतलब क्या, अभी रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन आरक्षण नीति या समाज कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उनका डेटा कलेक्ट होता है। इससे आर्थिक सामाजिक ताने बाने को समझने में एक व्यापक डेटा मिलता है। हमें इससे आर्थिक डेटा मिलता है, हमें इससे सामाजिक डेटा मिलता है, एक डाटा पूरा मिल जाता है और उसी के आधार पे भारत की जो दिशा दशा है, जो हमारी संसद और विधायिका है, वो उसी हिसाब पर कानून बनाती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस एक तो डिजिटल जनगणना है और डिजिटल जनगणना होने के कारण से साइबर चैलेंजेस बहुत आएंगे, है ना। साइबर सुरक्षा का मुद्दा उठ जाएगा। यहाँ पे साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि इसमें क्या डेटा गोपनीयता हो पाएगी क्या, मेरी जानकारी क्या ऐसा तो नहीं लीक हो जाएगी, है ना। आज के टाइम पे आप समझिए ये डेटा जो है ना लीक होने की घटना बहुत होती है। अभी एक ऐप था आपका संचार साथी ऐप, है ना, बहुत चर्चा में रहा और उसमें ऐसा था कि आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था और वो डेटा लीक हो रहा था। तो डेटा लीक होने की बहुत प्रॉब्लम्स हैं और डेटा ही सब कुछ है आज के टाइम पे। जो ये इकोनॉमी का जो ब्लड है ना वो डेटा ही है, डेटा के आधार पे ही सारी योजनाएं नीतियां सब कुछ बन रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका डेटा लीक हो सकता है, साइबर सुरक्षा का खतरा है। दूसरा एक समस्या और आएगी, चूंकि डिजिटल जनगणना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट अभी पहुंचा नहीं है पूरी तरीके से। भारत की वास्तविक अभी बहुत बुरा हाल है। जब से 5G लॉन्च हुआ है ना, 5G के कारण से आप शहरों में भी इंटरनेट कुछ एरिया में चलता ही नहीं है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं जो है गाजियाबाद में एक जगह है वहां पर रह रहा हूं। मैं एग्जैक्ट आपको घर का एड्रेस नहीं बता रहा हूं, लेकिन वहां पर जियो का नेट डेटा नहीं चलता है। ठीक है, जियो का नहीं चलता, कहीं पर एयरटेल नहीं चलता, कहीं पर वोडाफोन नहीं चलता। तो मतलब अभी जो हमारे देश में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है ना वो सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है। तो गांवों की क्या हालत होगी पता नहीं, गांव में तो बहुत ही बुरी हालत होगी। आप लोग एक बार बताइएगा, आप जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आपके गांव में इंटरनेट कैसा है। वैसे तो आप ये क्लास यदि मेरी देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, है ना, इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं आप। हाँ चलिए, काफी लोग क्लास में हैं, आराम से सेशन का एंजॉय करिए। और सेशन को मैं चाह रहा हूं आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करिए, है ना। और जो बच्चे ऐप के माध्यम से देख रहे हैं सभी लोग आराम से बढ़िया से अब एक एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपको ऑफलाइन जैसा महसूस होगा, बस आप ये मान चलिए। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे सामने कैमरा नहीं है, आप लोग हैं। मैं यही सोच करके हमेशा जब ऑनलाइन क्लास लेता हूं, आप सोचिए ना हमारे ऊपर भी एक चैलेंज है, डिजिटल क्लास है। तो डिजिटल क्लास में कैमरा ही हमारे आप हैं। मैं आपको कैमरे के जो कैमरा लगा हुआ है ना उसमें मुझे आप सब दिखते हैं जितने लोग यहाँ पे सेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो बस इस सेशन को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो इसमें चैलेंजेस भी निकल के आएंगे। चैलेंजेस जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच की कमी देखने को मिलेगी। और जनगणना के डिजिटलीकरण संबंधी जो है मल्टीपल, अभी एक ऐप आपका डेवलप हुआ है। कौन कौन से डिजिटलाइज्ड ऐप आए हैं? एक तो सेंसस 2021 हाउस होल्ड ऐप आया है आपका, जनगणना 2021 परिवार ऐप। ठीक है, एक परिवार ऐप आया है। परिवार ऐप का काम क्या रहेगा? मकानों की गणना और डेटा संग्रह का काम करेगा। आवासीय स्वरूप के बारे में पता करेगा, घर है, घर में दीवारें हैं, छत है, शौचालय है, छत है पक्की है कच्ची है ना, अन्य सुविधाएं कौन कौन सी घर में है, वो सब कुछ जो है आपका परिवार ऐप में होगा। ठीक है, और ये जो है डेवलप किया गया है हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, आरजीआई का ऑफिस है हमारा, जो आरजीआई के ऑफिस के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और जो हमारा नेशनल डाटा सेंटर है उन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। केवल सरकारी जो है सरकार के जो प्रगणक होंगे उनके द्वारा ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। डोर टू डोर डेटा संग्रह किया जाएगा, डेटा को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले क्या होता था, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जनगणना के लिए, अब वो काम नहीं होगा, अब मोबाइल ऐप में सारा काम होगा। ठीक है,
तो इसमें जो है एक तो अच्छा इंटरफेस, यूजर इंटरफेस अच्छा है, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटल रूप से दर्ज होगा इस एप्लीकेशन माध्यम से, ऑफलाइन डेटा संग्रहित हो जाए, है ना, क्लाउड के साथ भी जोड़ा गया है, डेटा की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें थर्ड पार्टी को इसमें साझा नहीं किया जा सकता है। तो कागजी प्रक्रिया समाप्त हो रही है और ये डेटा को तेजी से डिजिटलाइज करेगा। एप्लीकेशन का नाम सभी समझ लीजिए, एप्लीकेशन का नाम है डेटा 2021 परिवार ऐप, सेंसस 2021 हाउस होल्ड ऐप, एक एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन जो रहेगा डिजिटल जनगणना के लिए उसका नाम है जनसंख्या गणना ऐप, जनसंख्या गणना है, पीई सेंसस 2021। जनसंख्या गणना के लिए व्यक्तिगत जानकारी जैसे किसी की आयु क्या है, लिंग क्या है, शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, जाति क्या है, इन सब के डेटा एकत्र करने का काम करेगा जनसंख्या गणना एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, पहला परिवार ऐप आपका है और दूसरा आपका जनसंख्या गणना ऐप है। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेशन ये भी आरजीआई के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया। आरजीआई का मतलब है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस। ठीक है, आपको शायद पता हो, नहीं पता तो जान लीजिए। और नेशनल डेटा सेंटर हमारा उन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसको भी जितने भी सरकारी प्रगणक होंगे यानी जो वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे उन्हीं के द्वारा जनसंख्या गणना के दूसरे चरण में उपयोग किया जाएगा। लगभग हर परिवार से 28 से 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न को वो परिवार के मेंबर्स जो है बताएं परिवार में कितने लोग हैं, किसकी आयु क्या है, नाम क्या है किसका। तो इसमें भी डिजिटल डेटा संग्रह होगा, मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे काम करेगा, डेटा तुरंत अपलोड करने की जो है सुविधा होगी और मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता इसमें मतलब खत्म हो जाएगी। जो रजिस्टर मेंटेन करते थे वो सब खत्म हो जाएगा। तो जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकी डेटा को डिजिटल रूप में एकत्र करने में इन दोनों एप्लीकेशन की बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है। ठीक है, क्लियर है। अब एक सिस्टम डेवलपमेंट किया गया है जिसका नाम है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है CMMS। एक ये सिस्टम आपका डेवलप है जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली। ठीक है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका उद्देश्य है जनगणना के जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे कि दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए और उसमें सारे जनगणना के लिए जो वॉलंटियर्स होंगे, है ना, तो जो परिवार ऐप है और जो जनगणना ऐप है, ये जो काम हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग करने का काम ये सिस्टम करेगा हमारा। जनगणना प्रबंधन का काम, मैनेजमेंट का काम, इसकी पूरी निगरानी, है ना, जनगणना से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जो रिपोर्टिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जो मैनेजमेंट का काम है वो ये वाली पूरी का पूरा सिस्टम करेगा। तो प्रबंधन का काम, समन्वय का काम केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तौर पे, और ये भी भारत के आरजीआई और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग काम करेंगे जनगणना में, चूंकि इतना बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी का पूरा जनगणना करना है, तो उसकी पूरी प्रगति, कार्य कितना हो रहा है, कहां कहां की जनगणना हो गई है, रियल टाइम निगरानी किया जाएगा। डेटा संग्रह और गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर एक डैशबोर्ड दिया जाएगा, बनाया जाएगा। विभिन्न भाषाओं में अधिक जानकारी एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डेटा संग्रह ब्लॉक एस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे। प्रगति ट्रैक करने की सुविधा रहेगी इसमें। ठीक है, और इसका उपयोग कौन करेंगे? जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे इससे लिए हुए, डेटा सत्यापन जो होंगे, पूरा प्रक्रिया प्रबंधन का काम इस डेटा एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो अब भारत डिजिटल भारत है, अब भारत डिजिटल इंडिया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना ये तय करेगी कि अब कागजी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। देखो कागज का मतलब क्या है आप खुद समझिए। ये जो बुक, कोई भी कागज है, ये जो आप नोटबुक देख रहे हैं ना, ये एक पेड़ है, ये मान लीजिए, है ना। यदि हमें सतत विकास की तरफ जाना है, इसलिए डिजिटलाइजेशन जरूरी है। वृक्षों से बनता है ये सब कुछ, तो कागजी प्रक्रिया को अब हमें खत्म करना है। दूसरा, जो मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, डेटा आपका बहुत तेजी से और बहुत तेजी से काम आपका हो जाता है, मल्टीपल फिल्टर लग जाते हैं, और जो हमारी पॉलिसी मेकिंग होती है, जो परिसीमन होता है, जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, उनके लिए सटीक और समयबद्ध डेटा भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे चल के अभी परिसीमन होगा आपका, कुछ एक दो शब्द और आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। परिसीमन भी होगा, आपको पता है ना। परिसीमन का काम क्या होता है? एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है। परिसीमन का मतलब समझते हैं,
परसीमन आयोग बनाया जाता है जो हमारी संसदीय सीटें हैं और विधानसभा सीटें हैं। चूंकि हमारे देश में जितनी भी सीटें उनके पीछे का आधार जनसंख्या ही है, तो जब जनगणना हो जाएगी तो परसीमन आयोग बनाया जाएगा। और परसीमन आयोग का काम यह होगा कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां की विधानसभा सीटें और संसदीय सीटों को तय करे कि कहां पे कौन सी विधानसभा, आने वाले समय पे हमारी लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें दोनों की संख्या बढ़ेगी, है ना। इसीलिए नई पार्लियामेंट बनाई गई है ना। तो और 2026 में आपका जो है परसीमन की व्यवस्था, यही साल है 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी ये जनगणना और जनगणना के बाद परसीमन, और फिर इसके बाद जो अगली लोकसभा चुनाव होने हैं उन लोकसभा चुनाव में हमारे देश में जो महिलाएं हैं 33% का आरक्षण प्राप्त कर पाएंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला जो आपका आरक्षण विधेयक है वो पारित हो चुका है, जिसको हम नारी शक्ति वंदन विधेयक कहते हैं। तो वो सब चीजें आपकी इसी सबसे जोड़ के देखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 82 होमवर्क लिख लीजिए, कुछ बच्चे होमवर्क लिख लीजिए। आर्टिकल 82 एक बार बेयर एक्ट में देखिएगा। देखो जब भी मैं पढ़ाऊंगा कुछ आपको मैं बेयर एक्ट से जुड़े हुए काम दूंगा। आर्टिकल 82 क्या करता है? आर्टिकल 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 170, ये दूसरा आर्टिकल भी देखिएगा आप लोग, दो आर्टिकल आप लोग लिख लीजिए, दो आर्टिकल लिख लीजिए आप। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग पहले सेशन कर लीजिए, फिर मैं आप लोग के कमेंट सेक्शन भी देख लूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आ जाऊंगा। दो आर्टिकल लिख लीजिए, दोनों आर्टिकल आप लोग देख के आएंगे। आर्टिकल 82, आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 संसद को पावर देता है कि वो जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम बनाए, और आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा को ये पावर देता है कि वो जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको विभाजित करे, ठीक है। तो दो परमिशन आयोग, परमिशन कमीशन अलग चीज है, परमिशन परिसीमन, माफ करिएगा, परिसीमन, ठीक है, परिसीमन आयोग, ठीक है। भारत में अभी 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 2002 में अंतिम बार परिसीमन आयोग बना था। अभी जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था, जम्मू कश्मीर चूंकि यूटी बना था तो परसीमन कमीशन उसके लिए भी बनाया गया था। और परसीमन कमीशन के द्वारा जो भी अनुशंसाएं की जाती हैं उनको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उनका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। तो परसीमन आपका ये एक दिमाग में बैठा के रखिएगा। 1952 में परसीमन आयोग अधिनियम आया था, और इसके बाद 1952, 1963, 1973, 2002 में लगातार परसीमन कमीशन आपके बने और देश में परसीमन किया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है। परसीमन के द्वारा ही राज्य में संसद और जो है विधानसभा की सीटों को किया जाता है, और इसमें SC ST की सीटें कितनी रहेंगी उन सबको भी तय किया जाता है। सब काम परसीमन आयोग ही करता है। परसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग का सहयोग रहता है इसमें। इस परसीमन आयोग में एक तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वही होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, या उनके द्वारा कोई भी अन्य चुनाव आयुक्त नामित कर दिया गया, और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं इसमें। तो परसीमन कमीशन की संरचना है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अध्यक्ष के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा कोई आयुक्त को यदि दे दिया जाए वो होगा, और राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इतनी सारी बातें देखिए एक ही सेशन में आपने समझ ली। परसीमन आयोग का बहुत जुड़ाव है जनसंख्या से, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण में परसीमन का बहुत उपाय है, उद्देश्य है आपका, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलिएगा। हमारी कुछ ये बातें थी अभी तक के जनगणना को लेकर के। अभी जो अधिसूचना जारी हो चुकी है, संदर्भ तिथि भी मैंने आपको बता दी, ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस हो गया, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 चरणों में आपकी जनगणना उपलब्ध होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, हाउस सेंसस होगा, और दूसरे चरण में जनसंख्या सेंसस होगा। दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन जारी किए गए हैं। प्रॉपर एक आपका जनसंख्या प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS भी आपका बनाया गया है, ताकि ये सारा काम किया जा सके। तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ अभी तक का जो लेटेस्ट आपकी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अब आगे कुछ भी जानकारी आती है, आप सभी मेरे साथ यदि जुड़े हैं तो आपको एक एक करके क्लासेस मिलेंगी। और जब सेंसस 2027, तो अभी टाइम है बहुत,
अगले साल की बात है, जब ये डेटा आएगा तो मैं डिटेल में विस्तार में पढ़ाऊंगा। जनगणना 2021 अभी 2011 का जो जनगणना है उससे जरूरी जितनी भी चीजें हैं इस पे ऑलरेडी मेरे सेशंस हैं। एक मास्टर वीडियो है आपका सेंसस 2011 पर, मास्टर वीडियो, एक बार उसे देख लेंगे तो आपको पुराना जितना भी सेंसस है वो सारा समझ में आ जाएगा, पूरा याद आ जाएगा। उसमें मैंने सारा कुछ कवर कराया है जितना इंपॉर्टेंट आपको चाहिए परीक्षा में। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा मास्टर वीडियो देख लीजिए, जनसंख्या एवं नगरीकरण का पूरा एक मास्टर वीडियो है। ठीक है, कहां मिल जाएगा? आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बैच में डिटेल क्लासेस आपकी है ही जनसंख्या को लेकर के। ठीक है, चलिए।